हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस क्लास में मैं आपको जो एक चैप्टर रह गया था डब्ल्यू टी सेकंड में शेपिंग, प्लानिंग एंड स्लॉटिंग। तो उनमें फर्स्ट टॉपिक है आपका शेपिंग। शेपिंग मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये एग्ज़ाम में मतलब आता ही आता है। शेपिंग आ जाता है, प्लानिंग मशीन आ जाता है, स्लॉटर मशीन, तीनों में से कोई भी आ जाता है। तो शेपिंग मशीन को शेपर भी बोलते हैं। ठीक है, शेपिंग मशीन को शेपर भी बोला जाता है। तो पहले तो ये पता होना चाहिए आप सभी को कि शेपिंग मशीन या शेपर होता क्या है। तो शेपर एक रेसिप्रोकेटिंग टाइप मशीन टूल है। शेपर एक रेसिप्रोकेटिंग टाइप मशीन टूल है जिसका यूज जो किया जाता है वो प्रोड्यूसिंग स्मॉल फ्लैट सरफेस बनाने में इसका यूज किया जाता है। और बात करें कि इसमें सिंगल पॉइंट टूल यूज होता है कि मल्टी पॉइंट, तो इसमें सिंगल पॉइंट कटिंग टूल यूज होता है। और ये जो फ्लैट सरफेस जो बनाते हैं ये में भी हॉरिजॉन्टल हो सकता है, इंक्लाइंड और वर्टिकल, इन तीनों में, हॉरिजॉन्टल, इंक्लाइंड एंड वर्टिकल तीनों में भी ये प्रोड्यूस करते हैं। तो इसका जो डेफिनेशन की बात करें तो पहले तो आपको मैंने बताया कि जो शेपर है वो रेसिप्रोकेटिंग टाइप मशीन है जिसका यूज किया जाता है स्मॉल फ्लैट सरफेस को प्रोड्यूस करने के लिए, किसकी मदद से, विद द हेल्प ऑफ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। तो जिनको जैसे लिखने में कोई नहीं, लिखने में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो आप सब नोट डाउन कीजिए इसको। शेपिंग के डेफिनेशन या व्हाट इज शेपर। तो इसमें लिखिए, शेपर इज ए रेसिप्रोकेटिंग टाइप मशीन टूल। शेपर इज ए रेसिप्रोकेटिंग टाइप मशीन टूल used for producing small flat surface और किसकी मदद से, विद द हेल्प ऑफ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, विद द हेल्प ऑफ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। तो इसमें एक चीज और है कि जो फ्लैट सरफेस जो प्रोड्यूस हो रहा है वो हॉरिजॉन्टल, इंक्लाइंड और वर्टिकल तीनों में है। तो इसमें उसके बाद लिखना है आप सभी को, द फ्लैट सरफेस, द फ्लैट सरफेसेस may be horizontal, inclined और वर्टिकल। ठीक है, अब फिर इसके बाद देखते हैं कि ये जो शेपर वर्क जो किया जाता है कहाँ कहाँ किया जाता है और किस तरह के मतलब सरफेस मतलब प्रोड्यूस होते हैं। तो इसमें देखिए, तो देखिए इसमें बात करते हैं कि एग्जाम्पल ऑफ शेपर वर्क मतलब इसका कहाँ कहाँ मतलब शेपर मशीन कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। तो इसमें पहला आपका, देखिए पहला आपका शेपिंग है वर्टिकल ग्रुप। ठीक है ना, शेपिंग हॉरिजॉन्टल फ्लैट सरफेस, शेपिंग फ्लैट एंड इंक्लाइंड सरफेस, शेपिंग डबटेल स्लाइड, और उसके बाद है शेपिंग वी ब्लॉक, शेपिंग जिगन जिब एंड गाइड जिब, शेपिंग ए कर्व्ड सरफेस। तो इसमें ध्यान देना ये कि देखिए आपका, देखिए पहला आपका शेपिंग है वर्टिकल ग्रूव। तो इसमें ग्रूव वाला एरा, ठीक है,
ग्रुप के हिसाब मतलब इसमें ना सबके हिसाब से इसमें बता रखा है, जैसे शेपिंग हॉरिजॉन्टल फ्लैट सरफेस, हॉरिजॉन्टल एंड हॉरिजॉन्टल सरफेस के लिए है, वर्टिकल सरफेस के लिए है। ऐसे ही जिब जिब बना हुआ है, डबल स्लाइड है, उसके बाद आपका ब्लैंकिंग पंच है, दिख ही रहा होगा आप सभी को। तो ये यहाँ यहाँ इसका यूज किया जाता है, ठीक है ना। शेपिंग वर्टिकल ग्रुप बनाने के लिए, हॉरिजॉन्टल फ्लैट सरफेस, डबल स्लाइड, वी ब्लॉक, कर्व्ड सरफेस, यहाँ यहाँ इसका शेपिंग का यूज किया जाता है। तो देखिए आपका अभी टॉपिक में एक इंट्रोडक्शन हो गया कि शेपिंग मशीन होता क्या है, और उसके बाद एग्जाम्पल ऑफ शेपर वर्क, दो टॉपिक हो गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ शेपर। नेक्स्ट टॉपिक है वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ शेपर। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ शेपर। तो वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ शेपर में बताना है कि इसमें क्या कैसे वर्क करता है, क्या इसका प्रिंसिपल है। तो देखिए स्टार्टिंग में जो जॉब है, स्टार्टिंग में जो जॉब है वो मशीन टेबल पे फिक्स होता है, ठीक है ना, वाइस में। आफ्टर देन उसके बाद जो टूल जो होता है कटिंग टूल, वो टूल पोस्ट में माउंट होता है, और किसमें, ऑन द रैम ऑफ शेपर। यहाँ पे एक रैम रैम का भी यूज होता है। रैम का क्या काम है यहाँ पे, रैम जो है यहाँ पे रेसिप्रोकेट करता है, ठीक है ना, और उसी पे टूल है। तो जब रैम रेसिप्रोकेट करेगा तो टूल भी रेसिप्रोकेट करता है। और रेसिप्रोकेट कैसे करते हैं, टू टू एंड फ्रो मोशन, फॉरवर्ड स्ट्रोक, बैकवर्ड स्ट्रोक। इतना क्लियर हो रहा है। स्टार्टिंग में देखिए जॉब जो है, यहाँ वर्क पीस बोल लीजिए, वो टेबल पे फिक्स होता है, क्लैंप की मदद से, क्लैंप होता है वो। उसके बाद जो कटिंग टूल है वो टूल पोस्ट पे माउंट होता है, और जो ये टूल पोस्ट है वो रैम, ऑन द रैम ऑफ शेपर पे है। तो जैसे ही रैम रेसिप्रोकेट करेगा तो टूल भी रेसिप्रोकेट करेगा, और ये जो रेसिप्रोकेट करते हैं वो ट्रू एंड फ्रो मोशन में करते हैं। उसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट जो आपको समझना है कि जब वो फॉरवर्ड स्ट्रोक लेता है, फॉरवर्ड स्ट्रोक के टाइम ही, ठीक है, फॉरवर्ड स्ट्रोक के टाइम ही कटिंग एक्शन होता है या चिप रिमूव होता है। और जब वो रिटर्न स्ट्रोक में कोई भी एक्शन नहीं होता है, इसलिए उसे हम आइडल स्ट्रोक बोलते हैं। कहने का मतलब है कि जो कटिंग एक्शन है वो ओनली फॉरवर्ड स्ट्रोक के टाइम होता है, रिटर्न स्ट्रोक में किसी भी तरह का कटिंग एक्शन नहीं होता, इसलिए हम उसको आइडल स्ट्रोक बोलते हैं। अब इसी को इसको मैं ड्राइंग के हिसाब से समझाता हूँ। इसमें देखिए ये आपका वर्क पीस हो गया, फिक्स है मशीन टेबल पे, ठीक है। उसके बाद देखिए ये जो टूल है, टूल जो है, टूल का ये देखिए कटिंग स्ट्रोक, मतलब फॉरवर्ड स्ट्रोक में, ये देखिए आपका ये जो टूल है, इसका जो एक्शन है देखिए, कटिंग स्ट्रोक साइड जा रहा है। तो चिप्स देखिए, चिप्स जाते टाइम, इस मूवमेंट में जाते टाइम ये देखिए चिप्स निकल रहा है, ठीक है। अब जैसे ये तो चलो इस मोशन में जा रहा है, जैसे ये वहां से वापिस इधर की ओर जाएगा, रिटर्न स्ट्रोक, तो उस टाइम ये आइडल रहेगा, किसी भी तरह का कोई तरह का कटिंग एक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो इस मैकेनिज्म ये, और ये इस पे जो वर्क पीस पे एक मैकेनिज्म इंडेक्सिंग बोलते हैं, इंडेक्सिंग फीड मैकेनिज्म, इंडेक्स फीड मैकेनिज्म बोलते हैं, वो भी क्रॉस रेल मैकेनिज्म के साथ फिट होता है इनसाइड द। और उसके बाद ये सारा कुछ, ये प्रोसेस चलता रहता है। तो इसमें आपको लिखना है, इसमें लिखिए आप सब
इसमें लिखना है कि हेडिंग बनाइए वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ शेपर। इन शेपिंग मशीन वर्कपीस इज फिक्स्ड ऑन मशीन टेबल। इन शेपिंग मशीन वर्कपीस इज फिक्स्ड ऑन मशीन टेबल। आफ्टर देन लिखिए उसके बाद कटिंग टूल is mounted on ram of shaper. Cutting tool is mounted on ram of shaper. नेक्स्ट फिर उसके बाद लिखना है आपको कि द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ शेपर इज शोन इन ए फिगर में दिखाया हुआ है। तो फिगर में मैंने आपको डायग्राम बता दिया कि वर्क पीस है, फिक्स है, उसके ऊपर टूल आ रहा है, दोनों साइड मोशन आ रही है, चिप्स रिमूव हो रहा है। द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ शेपर इज शोन इन ए फिगर। तो मैं आपको ये पहले दिखा देता हूँ कौन सी ड्राइंग बनानी है। तो ये वाला ड्राइंग बनाइए। ये देखिए वर्क पीस है, इंडेक्स फीड मैकेनिज्म से ऑपरेट हो रहा है। आफ्टर देन देखिए टूल है, उसके ऊपर कटिंग स्ट्रोक के टाइम ये चिप्स को रिमूव कर रहा है। आफ्टर देन आइडल स्ट्रोक है, इस साइड से जब रिटर्न स्ट्रोक लेगा तो इस टाइम कोई कटिंग एक्शन नहीं होगा। उसके बाद ये टूल है। ठीक है, तो ये ड्राइंग बनाइए। ठीक है, बन गया। उसके बाद लिखिए इसी में ही पहले तो आपने लिखा था कि इन शेपिंग मशीन वर्कपीस इज माउंटेड ऑन मशीन टेबल, कटिंग टूल इज माउंटेड ऑन रैम ऑफ शेपर। उसके बाद ये बताया था कि इट इज शोन इन ए फिगर। तो उसके बाद लिखना है आपको रैम रेसिप्रोकेट्स फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मोशन। रेसिप्रोकेट करता है ये आगे की ओर एंड बैक साइड, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मोशन में रेसिप्रोकेट करता है। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद लिखिए कटिंग एक्शन टेक्स प्लेस इन फॉरवर्ड स्ट्रोक। जो कटिंग एक्शन हो रहा है वो फॉरवर्ड स्ट्रोक में हो रहा है। तो लिखिए कटिंग एक्शन
टेक्स प्लेस इन फॉरवर्ड स्ट्रोक। देख ही रहे हैं आप, कटिंग एक्शन जो हो रहा है वो फॉरवर्ड स्ट्रोक में हो रहा है। कटिंग एक्शन टेक्स प्लेस इन फॉरवर्ड स्ट्रोक which is known as cutting stroke, जिसको हम कटिंग स्ट्रोक कहते हैं। which is known as cutting stroke। इतना हो गया। उसके बाद देखिए आइडल स्ट्रोक में किसी भी तरह का कोई मटेरियल कट नहीं होता है, तो इसमें लिखिए नेक्स्ट, नो कटिंग ऑफ मटेरियल यहाँ लिखिए द कटिंग एक्शन डज नॉट, हाँ यही रहने दीजिए, नो कटिंग ऑफ मटेरियल टेक्स प्लेस ड्यूरिंग रिटर्न स्ट्रोक, सो इट इज कॉल्ड आइडल स्ट्रोक, इसलिए हम इसे आइडल स्ट्रोक भी कहते हैं। सो इट इज कॉल्ड आइडल स्ट्रोक। और जॉब को इंडेक्स फीड दिया जाता है क्रॉस रेल मैकेनिज्म के द्वारा, जो कि टेबल में फिट होता है। तो लिखिए जॉब इज गिवन, द जॉब इज गिवन एन इंडेक्स फीड, द जॉब इज गिवन एन इंडेक्स फीड। इतना हो गया। तो ये आपका टॉपिक हो गया वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ शेपर, और ये डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा, और इसको नोट डाउन भी कर लिए होंगे आप सब। तो ये आपका ये देखिए एक टॉपिक हो गया शेपर, कि शेपर होता क्या है, उसके बाद शेपर का कहाँ कहाँ वर्क है, और आफ्टर देन वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ शेपर आपने पढ़ लिया। तो इतना हो गया। तो उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ शेपर, या टाइप्स ऑफ शेपर। शेपर कितने टाइप का होता है, इसमें आपको बस यही लिखना है कि पेपर में भी आ जाएगा, नेम टाइप्स ऑफ शेपर या डिफाइन टाइप्स ऑफ शेपर, बस आपको नाम बताना है, इसको डीपली में इसमें इसके बारे में नहीं बताना है। तो ये कई टाइप्स का होता है, ठीक है। पहला आपका अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ मैकेनिज्म, ठीक है, इस तरह का मैकेनिज्म यूज हो रहा है उसके हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ मैकेनिज्म यूज्ड। तो टाइप ऑफ मैकेनिज्म यूज के हिसाब से ये 3 टाइप्स का होता है, अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ मैकेनिज्म यूज। उसमें आगे लिखना है इट हैज 3 टाइप्स, ये 3 टाइप्स का होता है, जिसमें फर्स्ट है आपका क्रैंक शेपर, ठीक है, क्रैंक शेपर। सेकंड है आपका गियर शेपर, और थर्ड है आपका हाइड्रोलिक शेपर। क्रैंक शेपर, गियर शेपर और हाइड्रोलिक शेपर, ये तीनों हैं किसके, अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ मैकेनिज्म यूज। तो देखिए पहला है जैसे क्रैंक शेपर, तो क्रैंक शेपर में ये जो प्रोवाइड होता है क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर मैकेनिज्म है, उसके द्वारा ये ऑपरेट होता है। इसमें मैकेनिज्म जो यूज होता है वो क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर मैकेनिज्म है, किसमें, क्रैंक शेपर में। और गियर शेपर की बात करें तो इसमें रैक और पिनियन गियर होते हैं, जो कि रैम को मोशन देते हैं। देखिए हमारा टारगेट होना चाहिए कि जैसे रैम को पावर मिले, तो इसमें जैसे क्रैंक शेपर है तो इसमें क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर मैकेनिज्म के द्वारा लीवर को, रैम को पावर दिया जाता है। गियर शेपर में रैक और पिनियन के द्वारा, और हाइड्रोलिक में हाइड्रोलिक प्रेशर के द्वारा उसको मोशन दिया जाता है। तो ये 3 टाइप हो गए अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ मैकेनिज्म यूज, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अकॉर्डिंग टू पोजीशन एंड ट्रेवल ऑफ रैम। नेक्स्ट है आपका अकॉर्डिंग टू पोजीशन एंड ट्रेवल ऑफ रैम। पोजीशन और ट्रेवल रैम के अकॉर्डिंग
ये 3 टाइप्स का होता है। पहला आपका हॉरिजॉन्टल स्टेपर, दूसरा आपका वर्टिकल शेपर, और थर्ड है आपका ट्रैवलिंग हेड टाइप शेपर्स। ठीक है, फर्स्ट है आपका हॉरिजॉन्टल शेपर, सेकंड वर्टिकल शेपर, थर्ड है आपका ट्रैवलिंग हेड टाइप शेपर। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। फर्स्ट में था अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ मैकेनिज्म में क्रैंक शेपर, गियर शेपर और हाइड्रोलिक शेपर। सेकंड है आपका अकॉर्डिंग टू पोजीशन एंड ट्रेवल ऑफ रैम, हॉरिजॉन्टल शेपर, वर्टिकल शेपर, ट्रैवलिंग हेड टाइप शेपर। उसके बाद है थर्ड अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ डिजाइन ऑफ टेबल, टेबल के डिजाइन के हिसाब से। तो टेबल के डिजाइन के अकॉर्डिंग दो टाइप का होता है, प्लेन शेपर और सेकंड यूनिवर्सल शेपर। प्लेन शेपर और यूनिवर्सल शेपर, इतना हो गया। उसके बाद है अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ कटिंग स्ट्रोक, कटिंग स्ट्रोक के टाइप के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ कटिंग स्ट्रोक दो तरह का होता है, पुश कट टाइप और दूसरा है ड्रॉ टाइप। पुश कट टाइप और ड्रॉ टाइप। ठीक है, तो आपका ये देखिए टाइप्स ऑफ शेपर हो चुका है। और उसके बाद है एक नेक्स्ट टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वैसे सिलेबस में इसका जिक्र मतलब सिलेबस के हिसाब से तो नहीं है, लेकिन आपको पढ़ना है, कई बार पेपर में आ जाता है, जिसका नाम है प्रिंसिपल पार्ट्स ऑफ शेपिंग मशीन। ये जो शेपिंग मशीन है उस कौन कौन से पार्ट्स से मिलके बना है और उनके बारे में पता होना चाहिए आपको। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रिंसिपल पार्ट्स ऑफ शेपिंग मशीन। तो देखिए प्रिंसिपल पार्ट्स ऑफ शेपिंग मशीन नेक्स्ट टॉपिक है। तो इसमें आपको करना क्या है, इस इसके जो ये जो मशीन है शेपिंग मशीन, इनके सारे एलिमेंट दिए हुए हैं, इसको आपको पहले समझना है, उसके बाद इसको ड्रॉ करना है। तो पहले तो लिखना है द प्रिंसिपल पार्ट्स ऑफ शेपर शोन इन ए फिगर। तो उसके बाद देखिए सबसे नीचे ये वाला हिस्सा जो है, सबसे लोवेस्ट जो एलिवेटिंग स्क्रू है उसके नीचे वाला हिस्सा, ये जो होता है बेस होता है। देखिए लिखा हुआ है बेस, दिख रहा है सभी को, सबसे नीचे बेस है ये। और बेस की बात करें तो ये हैवी कास्ट आयरन स्ट्रक्चर होता है। अगर बेस की बात करो तो हैवी कास्ट आयरन स्ट्रक्चर है। और ये क्या करता है, देखिए बेस के ऊपर सारे मेजर पार्ट्स कंसिस्टेंट जुड़े हुए हैं सारे। तो हम ये कह सकते हैं ये सारे मेजर पार्ट्स को जितने भी हैं इस पे, उनको ये सपोर्ट करता है। तो बेस बेस क्लियर हो गया, कास्ट आयरन का बना होता है ये। और ये सारे जितने भी इस पे जो पार्ट्स लगे हुए हैं जुड़े हुए हैं, इन सबको ये सपोर्ट करता है। और इसकी बात करें तो ये फ्लोर पे बोल्टेड किया जाता है विद द हेल्प ऑफ फाउंडेशन बोल्ट बोलते हैं। फाउंडेशन बोल्ट की मदद से ये बोल्ट किया जाता है। उसके बाद देखिए ऊपर जाइए, इसके बाद देखिए ये टेबल सपोर्ट है, टेबल सपोर्ट बोल लीजिए या कॉलम, कॉलम भी बोल सकते हैं। मतलब टेबल सपोर्ट का मतलब है जो टेबल को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, टेबल सपोर्ट। एलिवेटिंग स्क्रू, एलिवेटिंग स्क्रू भी यहाँ लगा हुआ है। तो आपको ये ड्राइंग बनाना है, इसमें डायग्राम में पहले तो बेस, और बेस के बाद टेबल सपोर्ट, एलिवेटिंग स्क्रू, यहाँ पे ड्राइविंग पुली हो गया। और ये पूरा जो ये हिस्सा है फिर डिस्क कॉलम और ये जो भी आ रहे हैं, ये एक तरह का ये भी आपको ड्रॉ करना है। आफ्टर देन देखिए ऊपर देखिए रैम है, रैम बना हुआ है, रैम को भी आपको ड्रॉ करिए, क्योंकि रैम जो है इसकी जो मूवमेंट है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड स्ट्रोक, आगे पीछे ये रोट मूव करेगा। ये आपका टेबल हो गया, टेबल के ऊपर वर्क पीस रहेगा। और यहाँ पे पूरे एडजस्टमेंट, यहाँ क्लैंपिंग डिवाइस हैं,
एडजस्टमेंट बोलते हैं इसको, पोजीशन ऑफ स्ट्रोक एडजस्टमेंट हैंड व्हील। तो ये आपको बना देना है। तो इसी डायग्राम के हिसाब से आपके पार्ट्स क्लियर होंगे। तो बनाइए इसे। ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो पोर्शन है, ये एक तरह का ये हो गया, ये कॉलम में आता है। इसी पे ही ऊपर देखिए रैम ये माउंट है, देखिए रैम है, ये रैम माउंट है, ठीक है। और रैम की जो मोशन होगी वो इस तरह की ट्रू एंड फ्रो मोशन। रैम क्लैंप लगा हुआ है यहाँ पे। इधर देखिए, इधर ये टेबल है, ये पूरा ये मैकेनिज्म है यहाँ पे। तो इसमें देखिए ये जब आपका ये डायग्राम जब बन जाए, उसके बाद देखिए फर्स्ट टॉपिक है आपका बेस बोलते हैं इसे, ठीक है। तो बेस में मैंने आपको बताया कि ये हैवी कास्ट आयरन स्ट्रक्चर है और ये ऑल मेजर पार्ट्स को सपोर्ट करता है। तो इसमें लिखना आपको बेस में, पहले हेडिंग बनाइए आपका, जब ये डायग्राम बन जाए। इट इज ए कास्ट आयरन, इट इज ए हैवी कास्ट आयरन स्ट्रक्चर, इतना लिखना आपको। इट इज ए हैवी कास्ट आयरन स्ट्रक्चर। it supports all the it support all the other parts. It support all the other parts that is fit on machine, जो मशीन पे फिट है उन सबको ये सपोर्ट करता है। उसके बाद लिखिए सेकंड है आपका टॉपिक कॉलम। तो कॉलम देखिए बॉक्स लाइक मेन कास्टिंग है, ये वाला हिस्सा हो गया बॉक्स लाइक है। तो ये इसमें जो कॉलम है, ये वाला हिस्सा ये कॉलम कहलाता है। ये बॉक्स लाइक मेन कास्टिंग ऑफ शेपर है, जो अंदर से इनसाइड से हॉलो होता है, ठीक है। और ये बेस पे सपोर्ट होता है, देखिए ये बेस है नीचे और उसी के ऊपर ये सपोर्ट किया हुआ है, इसे सपोर्ट। तो नेक्स्ट लिखिए कॉलम। तो कॉलम में लिखना है, नेक्स्ट है आपका टॉपिक कॉलम। तो कॉलम में लिखिए इट इज ए बॉक्स लाइक मेन कास्टिंग ऑफ शेपर। इट इज ए बॉक्स लाइक मेन कास्टिंग ऑफ शेपर विच इज hollow फ्रॉम इनसाइड, जो कि hollow होता है इनसाइड से, ठीक है। और इट इज सपोर्टेड ऑन बेस। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए इट इज सपोर्टेड ऑन बेस। देखिए बेस पे सपोर्ट है इसलिए मैंने लिखवा दिया आपको इट इज सपोर्टेड ऑन बेस। इतना हो गया। तो दो पॉइंट हो गया आपका, एक तो हो गया बेस, सेकंड हो गया कॉलम। थर्ड है आपका क्रॉस रेल। तो देखिए क्रॉस रेल है, पहले मैं रफ कर दूं उसको। क्रॉस रेल है जो ये इधर वाला जो हिस्सा है, ये जो मैं हाँ ये जो भी है ये क्रॉस रेल में आते हैं, ठीक है। और ये क्या है, कॉलम से अटैच है, कॉलम से अटैच होता है। ये देखिए ये कॉलम है और उससे ये अटैच है, ये वाला हिस्सा। तो इसी को ये कास्ट आयरन का बना होता है ये, और कॉलम से अटैच होता है, ठीक है। तो इसमें बस इतना ही लिखना है। नेक्स्ट है आपका क्रॉस रेल। तो इसमें लिखिए
It is a heavy cast iron body. It is a heavy cast iron body. उसके बाद लिखिए इट इज अटैच टू कॉलम ऑफ शेपिंग मशीन। ये देखिए ये वाला हिस्सा कॉलम हो गया और उससे ये अटैच है, तो इट इज अटैच टू कॉलम ऑफ शेपिंग मशीन। इतना हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है आपका सैडल। तो ये जो हिस्सा है क्रॉस रेल का, इसी के ऊपर यहाँ पे सैडल रहता है, जो कि ये क्रॉस रेल पे माउंट है और जो ये मूव करता है, ठीक है। इट कैन मूव हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली मूव करता है। और किसकी मदद से? क्रॉस फीड स्क्रू ये जो लगा हुआ है, इसकी मदद से ऑपरेट होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए सैडल। नेक्स्ट है आपका सैडल। सैडल इज माउंटेड ऑन क्रॉस रेल। सैडल इज माउंटेड ऑन क्रॉस रेल, क्रॉस रेल पे माउंट होता है। उसके बाद लिखिए इट कैन मूव हॉरिजॉन्टली। इट कैन मूव हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली मूव करता है सैडल। उसके बाद है टेबल। ये देखिए ये वाला हिस्सा, ये आपका टेबल हो गया। तो ये एक तरह का बॉक्स टाइप कंस्ट्रक्शन है, टी स्लॉट्स बने होते हैं इस पे, ठीक है ना। और ये वर्क पीस को सपोर्ट करने के लिए यूज में लाया जाता है। और ये सैडल पे माउंट है। ये टेबल इज माउंटेड ऑन सैडल। ये वाला हिस्सा ये यही होता है, सैडल है ये, इसी पे टेबल माउंट है ये। और देखिए सैडल अटैच है क्रॉस रेल से, इधर वाला हिस्सा ये क्रॉस रेल, और क्रॉस रेल अटैच है इसे कॉलम से। तो टेबल के बारे में लिखिए। टेबल एक बॉक्स टाइप का कंस्ट्रक्शन है, टी स्लॉट्स कट होते हैं ताकि वर्क पीस को होल्ड और सपोर्ट कर सके। और ये मूव जो करता है ये हॉरिजॉन्टली मूव कर लेता है, इट कैन मूव हॉरिजॉन्टली। और ये जो माउंट होता है ये सैडल पे माउंट होता है, ठीक है। ये वाला हिस्सा हम पढ़ने जा रहे हैं। नेक्स्ट है आपका, तो पहले तो लिखिए टेबल में इट इज माउंटेड ऑन सैडल। इट इज माउंटेड ऑन सैडल। इतना हो गया। It is a box type construction with T slot cut. It is a box type construction. It is a box type construction with T slot cut. ये हो गया। अब इसका यूज जो है वो क्या है? वर्क पीस को होल्ड करता है, सपोर्ट करता है ना। तो लिखिए इट इज जनरली यूज, इसकी ये टेबल, इट इज जनरली यूज टू होल्ड एंड सपोर्ट workpiece. It is generally used to hold and support workpiece. तो आपका ये टेबल भी हो गया।
नेक्स्ट टॉपिक है आपका ये रैम। नेक्स्ट है ये रैम। तो रैम है एक रेसिप्रोकेटिंग पार्ट है जो कि फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मोशन में, या इसको बोल देंगे कि ये रेसिप्रोकेट करता है, ठीक है, टू एंड फ्रो मोशन। और ये जो ऑपरेट होता है वो क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म है, उससे इसको पावर मिलती है, या इट इज ड्रिवन बाय क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म। और ये रेसिप्रोकेटिंग पार्ट ऑफ शेपर है जो कि रेसिप्रोकेट करता है। तो हेडिंग बनाइए रैम। हेडिंग बनाइए रैम। तो इसमें लिखना है इट इज ए रेसिप्रोकेटिंग पार्ट, इट इज ए इट इज रेसिप्रोकेटिंग पार्ट ऑफ शेपर। उसके बाद लिखना है इट रेसिप्रोकेट इट रेसिप्रोकेट्स टू एंड फ्रो मोशन, या फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मोशन, ये भी लिख सकते हैं फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। और इसको हम ऑपरेट करते हैं क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म से, है ना। तो इसमें लिखिए इट इज ड्रिवन बाय इट इज ड्रिवन बाय क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म। नेक्स्ट टॉपिक है आपका टूल हेड। टूल हेड टूल हेड में क्या है, कटिंग टूल को वो होल्ड करता है, बस इतना ही लिखना है आपको। नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक है आपका टूल हेड। तो इसमें बस ये लिखना है कि इट होल्ड द कटिंग टूल। इसमें लिखिए टूल हेड में टूल हेड होल्ड्स द कटिंग टूल। होल्ड द कटिंग टूल। इतना हो गया। तो देखिए आपका ये टॉपिक है आपका प्रिंसिपल पार्ट्स ऑफ शेपिंग मशीन, ये आपका कवर हो गया है। इसमें आपने बेस पढ़ा, है ना। उसके बाद कॉलम, देखिए बेस में पता चला आपको कि ये कास्ट आयरन स्ट्रक्चर है, ऑल द पार्ट्स जो भी इस पे लगे है मशीन पे उन सबको ये सपोर्ट करता है। आफ्टर देन ये कॉलम पड़ा, ये वाला हिस्सा, ठीक है। होलो होलो है, अंदर से होलो होता है और ये बेस पे माउंट होता है। आफ्टर देन यहाँ पे जो ये क्रॉस रेल मैकेनिज्म है ये पढ़ा आपने, हो गया। उसके बाद सैडल, ये भी हो गया, है ना। सैडल के बाद टेबल, रैम, और यहाँ पे ये मैकेनिज्म है सारा, यहाँ पे टूल पोस्ट टूल हेड है, ये यहाँ पे पूरा बोलते हैं शेपर हेड ही बोलते हैं यहाँ पे, पूरा ये जो मैकेनिज्म शेपर हेड है उसी में ये टूल हेड होता है। तो ये टॉपिक आपके कवर हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसके बाद का जो भी रह गया है, साइज एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ शेपिंग मशीन रह गया, वो पढ़ेंगे। उसके बाद प्लानर स्टार्ट होगा, ठीक है। तो इतना ये नोट डाउन कर लीजिएगा आप सब। तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। इसमें मैं एक चीज़ और बताऊं, जैसे कोई इसको देख के मतलब ऐसे है कि बस सुन भी सकते हैं इसको, और सुनने के बाद मतलब इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना। इससे क्या है कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, और पेपर में भी जब आप कर रहे होगे तो आपको ये सारा कुछ जो भी है पहले, जब ये सब रिटर्न में जब किया होगा तो आपको पहले ही, आपको जब एग्ज़ाम देने जा रहे होगे तो उस टाइम आपको ये याद भी जल्द मतलब ईजिली आ जाएगा, मतलब क्वेश्चन आप जल्दी कर लोगे आप।
तो बस इसको बस इग्नोर नहीं करना है, ठीक है, साथ साथ आपको लिखते राइट डाउन भी करना है आपको। ठीक, तो ठीक है, फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।